सब्सिडरी अलायंस जो है फ्रेंड 1798 में आया था, ठीक है, 1798 के अंदर में लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे। ओके, 87% लोगों ने आंसर किया यार, 100% 90% भी नहीं हुआ आप लोग तो, अभी बताया, रिवीजन इसलिए जरूरी है। और पहला राज्य कौन सा था जिसने इसको साइन किया था, आपका देखो जल्दी से, हैदराबाद, ठीक है। फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने साइन किया था, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद जो रियासत थी उसका साइन कर दिया था, ठीक है। देखो सब्सिडी अलायंस मैंने 1798 में साइन किया था। फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वॉर था, अंग्रेज और मैसूर के बीच में वॉर 1799 में हुआ था। अच्छा, इसमें किसकी मृत्यु हो गई थी चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में? हाँ बताया आप लोगों को ना, इसको रिवीजन कराया था आपको। चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर में किसकी मृत्यु हो गई थी? टीपू सुल्तान की। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, टीपू सुल्तान, ठीक है। देखो दोनों तरह के बच्चे हैं, दोनों को रिवाइज करना है, दोनों को बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, याद करते रहना है आप लोगों ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 के अंदर में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 के अंदर में, ठीक है। दूसरे नंबर का जो एंग्लो मराठा वॉर है वो भी इन्हीं के समय में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, ठीक है। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स इनमें से कौन सा वाला जो है वो एक सही है, ठीक है, इनमें से कौन सा वाला एक सही है ये बताना है आप सभी लोगों ने। तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से परमानेंट सेटलमेंट की, तो परमानेंट सेटलमेंट कब आया था आप लोगों का? ये आया था 1793 में, 1793 में, ओके। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। और ये लागू किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाके में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा और बनारस का कुछ हिस्सा था, बनारस का जो हिस्सा अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था उसमें, इस हिस्से के ऊपर में परमानेंट सेटलमेंट आया था, जहां जमींदारों को ये काम दिया गया था कि आप लोग टैक्स इकट्ठा कीजिए और टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जमा कीजिए। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस लेकर आया था ये वाला कंसेप्ट परमानेंट सेटलमेंट का, जमींदारी व्यवस्था। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट को किस नाम से और जाना जाता है, ये कल रात में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट को आप लोग सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ओके। सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, सूर्यास्त कानून, ठीक है। सनसेट लॉ, सनसेट लॉ किसको कहा जाता है? तो परमानेंट सेटलमेंट को ही कहा जाता है, ठीक है। जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त उसी को सूर्यास्त कानून क्यों बोलते हैं? इसको सूर्यास्त कानून बता सकते हो आप लोग? क्योंकि जो भी तारीख दी गई है, सूर्यास्त कानून इसको बोलते थे आप लोग, क्योंकि जो तारीख दी गई है जमींदारों को कि इस तारीख को तुमने पैसा टैक्स इकट्ठा करके हमारे पास में जमा करवाना, किसानों से टैक्स इकट्ठा करके, उस दिन के सूर्यास्त तक अगर आपने पैसा जमा नहीं कराया, ठीक है, तो तुम्हारी जमींदारी जो है वो खत्म और तुम्हारी जमींदारी जो है वो किसी और को दे दी जाएगी। इट जस्ट लाइक के जो है तुम्हारे जो प्रेमिका है उसके उनके पिताजी ने तुमसे कहा है कि ये बैग लो और इसमें अपने पैसे से अपने जाओ, अपने दम पे 1 लाख रुपए कमा के लाओ। अगर तुमने जो है वो 1 जनवरी की सूरज डूबने से पहले तुमने नहीं लाया तो इसकी शादी कहीं और करा दूंगा, वैसा वाला। तो वही है कि अगर तुमने इतने तारीख, मतलब एक दिन डिसाइड होता था, अगर उस दिन तक तुमने पैसे जमा नहीं करवाए तो क्या होगा कि तुम्हारी जमींदारी किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, कॉर्नवालिस के समय में परमानेंट सेटलमेंट आया था, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था इसके समय में। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। एंग्लो मैसूर युद्ध कितने हुए हैं टोटल? अब ये क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है, बताओ एंग्लो मैसूर युद्ध कितने हुए? 4 हुए हैं टोटल, ठीक है, 4, जिसमें से तीसरा वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम का संधि इस समय में साइन हुई थी तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद में। 1790 से 1792 तक ये युद्ध हुआ। ये युद्ध खत्म हुआ, टीपू सुल्तान हार गया। इसमें ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई थी, सेरिंगपट्टनम की संधि 1792 में। एक बात मैंने बताया था आप लोगों को कि सेरिंगपट्टनम की संधि की खासियत क्या थी, पता है आप लोगों को? उसमें क्या हुआ था? टीपू सुल्तान हार गया। टीपू सुल्तान के 2 लड़के, 2 बच्चे जो है वो उठा के लेके चले गए थे वो लोग जमानत के तौर पर, कि अगर तुमने कुछ भी, टीपू सुल्तान वापस से हमला किया या वापस से कुछ भी चतुराई दिखाई, तुम्हारे बच्चे गए। आप समझिए अंग्रेज लोग ऐसे भी करते थे। टीपू सुल्तान के 2 लड़के उठा के लेके गए इस संधि के तहत, 2 बेटे उठा के लेके चले गए थे, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है फ्रेंड्स इस संधि को डिजाइन किया था। आपको बताना इनमें से कौन सा वाला सही नहीं है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी, डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ है लेकिन सिखाने के लिए, देखो जो चीज आसान होगी ऑब्वियस सी बात है, फिर आप लोग उसमें आगे कैसे बढ़ोगे? तो चीजें टफ है तो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और आप लोग सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ के चले गए, अगर मान लो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कर लेंगे तो उनको जॉब मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जो बच्चा पढ़ रहा है उसको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वो जो है टफ चीजें कर रहा है, वो जो चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है वो चीजें कर रहा है वो। चलिए तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस लाया था, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी जो है वो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आए थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है इसको समझो आप लोग।
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि अगर आपका खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है, देखो ये है राजू, ठीक है, राजू जो है वो अपने युद्ध करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा, उसकी 100 रानियाँ थी, ठीक है, राजू की, बट राजू के ऊपर में काम का बड़ा बोझ था यार, पूरा साम्राज्य संभालना है। राजू का बेटा ही नहीं है कोई भी, राजू का बेटा नहीं है कोई भी, बेटा नहीं है, बेटा चाहिए हाँ, लेकिन राजू का बेटा नहीं है। तो अब क्या होगा कि राजू के पास में बेटा नहीं है, तो ये जो राजू लैंड है, ठीक है, राजू लैंड उसका राज्य है, वो क्या किया जाएगा, अब अंग्रेज लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। इसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगर आपका खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है तो आपका राज्य जो है वो अंग्रेज लोग हड़प लेंगे। तो ये संधि वो कौन लेकर आया था ये पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले सातारा नाम का जो जिला था, सातारा नाम का जो राज्य था मराठा साम्राज्य, उसको हड़प लिया गया था 1848 के अंदर में। तो ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग ने मास्टरली इनएक्टिविटी नहीं किया था, मास्टरली इनएक्टिविटी जो थी फ्रेंड्स वो किया था लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने, ठीक है, एक छोटे समय के लिए आए थे वो जॉन लॉरेंस 1864 से 69 के बीच में, ठीक है, उन्होंने बोला भाई कुछ भी मत करो, चुपचाप से जो हो रहा है वैसा चलने दो, जॉन लॉरेंस। तो मास्टरली इनएक्टिविटी, उच्चतम निष्क्रियता किसका कंसेप्ट था, जॉन लॉरेंस का। मैं बता देता हूँ यहाँ पर मैं, जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, लॉरेंस, ठीक है, 17 यहाँ पर मैं 1864 से 69 तक ही रहे भारत के अंदर में, ओके। और इनका मानना था भाई कुछ मत करो, इसी वजह से शायद आप लोगों ने जो है ना इनका नाम ज़्यादा सुना नहीं होगा, लॉरेंस, ओके। उन्होंने हस्तक्षेप करना सही नहीं समझा, ठीक है, और उस समय में अफगानिस्तान के शासक थे शेर अली, उनसे दोस्ती कर ली थी उन्होंने, ओके। इन्होंने अकाल समिति बनाई थी ताकि जो अकाल वगैरह आते हैं, जो आते हैं उसके ऊपर में एक्शंस वगैरह लिए जा सके, बट बाकी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। मास्टरली इनएक्टिविटी अफगानिस्तान के केस में स्पेशली, मास्टरली इनएक्टिविटी, कुछ मत करो, शांत बैठे रहो, वाला काम। तो ये वाला आपका गलत है, कैनिंग का नहीं था वो। ट्रीटी ऑफ सोगोल